Good morning, student. Today I am taking your 12th class business study, chapter 2, Principle of Management, part 5th. In this part, we discuss about the techniques of scientific management in depth detail and explanation of scientific management techniques. As you know that the scientific management is developed by the F.W. Taylor. उन्होंने प्रिंसिपल्स के साथ साथ टेक्निक्स को भी डेवलप किया था. आज हम टेक्निक्स को पढ़ेंगे. पहली टेक्निक्स हम ले रहे हैं फंक्शनल फोरमैनशिप. Taylor advocates separation of planning and execution function. This concept was extended to the lower level of shop floor management. Means ये जो टेक्निक है वो सिर्फ फैक्ट्री जोन में लगती है, जहाँ पर पूरी फैक्ट्री को उन्होंने दो पार्ट्स में बांटा है, प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा एग्जीक्यूशन इंचार्ज. नेक्स्ट है अंडर फैक्ट्री मैनेजर देयर वाज अ प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज. अंडर दैट प्लानिंग इंचार्ज देयर आर अ इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम क्लर्क, कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी. अंडर द प्रोडक्शन इंचार्ज देयर आर अ स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर्स. Foremen should have qualities of intelligence, honesty, good health, etc. As they are qualities cannot be seen in a one person. Therefore, they are given post depending upon his or her capability to their subordinates. Is it clear? Means टेलर के अकॉर्डिंग फैक्ट्री को दो पार्ट्स में बांटा है. फैक्ट्री मैनेजर के अंडर आ रहे हैं प्लानिंग इंचार्ज, उसके अंदर 4 बॉसेस हैं, क्लर्क हैं. और वो क्लर्क कौन कौन से हैं? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो कि जॉब देने के साथ साथ इंस्ट्रक्शन इशू करता है हर वर्कर को. रूट क्लर्क जो ये बताता है कि काम किससे लिया जाएगा और किसको दिया जाएगा, और रूट सेट करता है ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, स्मूथ मैनर में काम चल सके. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो ये बताता है कि ये काम कितने टाइम में कंप्लीट होना है और इसमें कितना कॉस्ट आएगी ताकि डेप्रिसिएशन को कंट्रोल किया जा सके. और डिसिप्लिनरी जो ये देखता है कि काम जो है डिसिप्लिन्स के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हो रहा है या नहीं. ठीक है, ये चारों के चारों क्लर्क अब वर्कर को, हर एक वर्कर को गाइड करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया जिस काम के लिए स्पेशली होते हैं. दूसरी तरफ आता है फैक्ट्री मैनेजर ने जो दूसरा पार्ट बांटा है वो है प्रोडक्शन इंचार्ज, जिसके अंदर फिर 4 बॉसेस आते हैं. गैंग बॉस जो ये देखता है कि काम को करने के लिए रॉ मटेरियल, मशीन मटेरियल, टूल वगैरह सब प्रॉपर हैं या नहीं तो उन्हें अरेंज करना. रिपेयर बॉस जो वर्कर को ये बताता है कि काम के दौरान कैसे वो छोटी मोटी रिपेयर और मेंटेनेंस अपने टूल मशीन की कर ले ताकि डेप्रिसिएशन कम हो सके. इंस्पेक्टर क्लर्क जो है वर्कर की प्रोडक्शन को क्वालिटी फॉर्म में चेक करता है ताकि राइट क्वालिटी जो है आउटपुट मिल सके. स्पीड बॉस ये वर्कर को ये बताता है कि हाउ टू इंक्रीज द स्पीड. सो ये 8 बॉसेस जो है वर्कर्स को उसकी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होते हैं, सुपरवाइज करते हैं, साथ में अपनी अपनी बेस्ट एक्सपर्टाइज नॉलेज वर्कर को डालते हैं ताकि वर्कर इन सभी फील्ड्स में एक्सपर्ट हो जाए. इज इट क्लियर? दिस इज़ द फर्स्ट टेक्निक. दूसरी टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. इसमें भी 2 चीज़ें हैं. सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है अननेसेसरी डाइवर्सिटीज़ को ख़त्म कर देना. ऑब्वियसली अननेसेसरी डाइवर्सिटी अगर ख़त्म हो जाएंगी तो कॉस्ट सेविंग होगी. अब आता है स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है. स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कि टेलर ने सजेस्ट किया था ऑलवेज यूज अ स्टैंडर्डाइज रॉ मटेरियल, मैथड, टूल्स एंड वे टू डू द प्रोडक्शन. सो स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स process of setting standard for every business activity. It can be raw material, production time and exact time or method also. This always lead a standardized production. और standardized जो production होता है उसमें वेस्टेज कम होगी और आउटपुट ज़्यादा ही होगी और क्वालिटी अच्छी होने की वजह से आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा. नेक्स्ट स्टडी है मेथड स्टडी. नाम से ही लग रहा है मेथड. ठीक है, फाइंड आउट द बेस्ट वे टू डू द जॉब. ये फाइंड आउट करते हैं इस स्टडी में. इज इट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, इकट्ठा करने से लेके, रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक कन्वर्ट करने तक के लिए जो भी एक्टिविटी की जाए वो राइट मैनर में होनी चाहिए ताकि मिस्टेक्स कम, वेस्टेज कम और आउटपुट ज़्यादा हो. ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेथड स्टडी इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर. और the method should be easy, adoptable and understandable by the worker also. Is it clear? Next है motion study. नाम से लग रहा है motion means movement of lifting, putting, objective, जो भी इतनी भी movements होती हैं उन सबको आइडेंटिकल करना. और जब वो आइडेंटिफाई हो जाए तो उसमें से अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को रिमूव कर दो, इलिमिनेट कर दो.
और सिर्फ प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को रखो जिनकी वजह से प्रोडक्शन होता है, तो ऑब्वियसली वर्क कम थकेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इज़ इट क्लियर? इसके लिए आप स्टॉप वॉच को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट है टाइम वॉच। टाइम वॉच जो है, टाइम स्टडी जो है वो एक नई तकनीक है, उसका में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि एक एवरेज वर्कर एवरेज वर्किंग कंडीशन में एक काम को वेल डिफाइंड मैनर से कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। और जब हमें ये पता लग जाए कि हाउ मच स्टैंडर्ड टाइम आर नीडेड बाय अ वर्कर फॉर अवर जॉब इन अ वेल डिफाइंड मैनर, तो हम उससे कंफर्म कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ वर्कर की रिक्वायरमेंट है और कितनी लेबर कॉस्ट आएगी प्रोडक्शन करने में। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब होता है कि आपको अच्छे से पता है कि जो वर्कर होता है, कोई भी पर्सन, वर्कर के कोई भी पर्सन, वो कुछ टाइम के बाद फिजिकली या मेंटली टायर्ड फील करते हैं, तो उसको किसकी ज़रूरत होती है? रेस्ट ब्रेक की। फटीग स्टडी में हम जो है यही फाइंड आउट करते हैं कि रेस्ट इंटरवल कब होने चाहिए काम के दौरान और उस कितनी ड्यूरेशन के होने चाहिए, आधे घंटे, 15 मिनट या 1 घंटे की, ताकि जो वर्कर है वो अपना स्टैमिना रीगेन कर सके और फिर सेम एंथुसियाज्म से काम चालू कर सके। तो रेस्ट इंटरवल और उनका ड्यूरेशन, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल और ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल फाइंड आउट करना फटीग स्टडी टेक्निक है। जो लास्ट टेक्निक हमारी आ रही है वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें जो है टेलर ने 2 तरीके के वेजेस सेट किए हैं और एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट की है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस या उससे अबव परफॉर्मेंस देने पर वर्कर को हाई वेज रेट से सैलरी मिलती है और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से नीचे परफॉर्मेंस देने पे वर्कर को लो वेज रेट से सैलरी मिल रही है। इससे क्या, वर्कर सेल्फ मोटिवेट हो गया, वो अपने आप चाहेगा कि वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो एस्टिमेट की गई है उसके लिए उसको या उससे ऊपर परफॉर्मेंस करे, ताकि उसको वेज जो है ज़्यादा और हाई रेट से मिले। तो वो मोटिवेट होता है हाई वेज पाने के लिए, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू वेज पेमेंट सिस्टम for those who perform above standard and for those who perform below standard. There must be a compensation system that differentiate ki who are able to achieve the goal and who are not. ठीक है, तो हाथ क्या पनिशमेंट भी मिल गया और इंसेंटिव भी मिल गया। ये थी आपकी टेक्निक्स। इज इट